नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने जा रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से। तो हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 के ऊपर कि इस अधिनियम के अंतर्गत पहले से चली आ रही परीक्षाओं और अधिनियम आने के बाद में क्या परिवर्तन हुआ है, उसे हम समझने का प्रयास करेंगे। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आखिर तक इस वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि हम यहाँ पर आप सभी परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से बात करने की कोशिश करते हैं और अंत तक उस बात को क्लियर करने का भी प्रयास करते हैं। फिर भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और बीच में उन्हीं प्रश्नों को कमेंट्स करते हैं जिनका कि उत्तर इस वीडियो में पहले ही दिया जा चुका रहता है। तो मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूंगा कि ये जो भी प्रयास है आप सभी के लिए ही है, आप ही लोगों के लिए है। ये मोटिवेशन के साथ साथ आपको अलर्ट करने की दृष्टिकोण से वीडियो बनाई जा रही है। तो चलते हैं, बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 में परीक्षाओं को लेकर क्या बातें बताई गई हैं। इस अधिनियम को आप देखेंगे तो कुल मिलाकर 37 पेज में इसमें चर्चा की गई है, हिंदी में और फिर इंग्लिश में भी है। तो हम हिंदी वाले को ही यहाँ पर ध्यान में रखेंगे और जब इस आप अधिनियम को देखेंगे, यहाँ पर जो भी नियमावली दी गई है उसको देखेंगे तो दो तरीके का आपके सामने रूप दिखाई पड़ेगा। एक है प्रशासनिक दृष्टिकोण से बातें की गई हैं और दूसरा है परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से बातें इसमें की गई हैं। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण में शिक्षा सेवा चयन आयोग का नाम क्यों पड़ा, इसकी परिभाषा क्या है, चयन प्रक्रिया सदस्य और अध्यक्षों को लेकर है, उसके बारे में बात की गई है। साथ में नियुक्तियों को लेकर है, सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष की नियुक्ति, परीक्षा समिति की बैठकों को लेकर है, फिर साक्षात्कार बोर्ड का गठन कैसे किया जाएगा। तो ये सब प्रशासनिक दृष्टिकोण से है जिसे कि हमें बहुत ध्यान देने की जरूरत नहीं है। हमें ध्यान देना है कि परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण हैं, जिसमें बताया गया है आयु को लेकर, शैक्षणिक योग्यता को लेकर, चरित्र को लेकर, वैवाहिक स्थिति को लेकर, शारीरिक स्थिति को लेकर। अभी आपने देखा होगा कि यूपीएससी जैसी संस्थाओं में भी शारीरिक स्थिति को लेकर कई फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर लोग उसका प्रयोग किए हुए हैं। तो यहाँ पर भी शारीरिक स्थिति को लेकर हम देखेंगे कि क्या बातें हैं। फिर है कि बालिका या फिर महिला संस्थाओं में पुरुष की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी कि नहीं की जाएगी, इस पर भी बात करेंगे। चयन की प्रक्रिया क्या होगी यूपी, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि जिस आयोग का गठन किया गया है बहुत ही संघर्ष और चिंतन के बाद किया गया है। प्रयागराज के वो सभी विद्यार्थी इस चीज को जानते होंगे कि उनको कितनी बार आंदोलनों का सहारा लेना पड़ा या फिर भूख हड़ताल करनी पड़ी, तो ये आयोग गठित हुआ है। अभी जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ तो ये आयोग अपनी शैशव अवस्था में धीरे धीरे इसका विकास हो रहा है। अध्यक्ष, सदस्य, इन सब की नियुक्तियां हो रही हैं, परीक्षाओं को लेकर चिंतन मनन हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि ये आयोग जल्दी अपनी परिपक्व अवस्था में आकर भर्तियां कराएगा, परीक्षाओं को कराएगा। ठीक है, तो यहाँ पर चयन की प्रक्रिया को लेकर हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। इसके बाद है कि अगर आपका चयन हो जाता है और एक से अधिक विद्यार्थी का नंबर बराबर होता है तो किस तरीके से उनके नामों की सूचना दी जाएगी, सूची में उनको कैसे रखा जाएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट लगा मुझे। और फिर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का क्या प्रावधान है, कितने नंबर की लिखित परीक्षा होगी, कितने नंबर का साक्षात्कार होगा। तो ये सभी पॉइंट्स मैं समझता हूं कि आप सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इन सभी की जानकारी आपको हर हालत में होनी चाहिए। तो चलते हैं, सीधे हम बात करते हैं परीक्षार्थियों के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली में किन किन बातों को बताया गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अध्याय 4 के अंतर्गत लिखा गया है अहर्ता, अध्यापक अनुदेशक की अहर्ताएं। राष्ट्रीयता यानी नेशनलिटी के बारे में बताया गया है कि अध्यापक या अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक होगा कि अभ्यर्थी नागरिकता अधिनियम 1955
जो कि समय समय पर यथा संशोधित के अनुसार भारत का नागरिक हो। यहाँ पर चीज एकदम से क्लियर किया गया है कि किसी राज्य विशेष की बात नहीं की गई है, डोमिसाइल की बात नहीं की गई है, बल्कि बात की गई है कि वो भारत का नागरिक हो। यानी कि उत्तर प्रदेश में जब भी यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं की भर्तियां निकलेंगी तो आप केवल भारत का नागरिक हो के आधार पर फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ पर किसी तरीके का डोमिसाइल नियम नहीं लगाया गया है। अगर हम आयु की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आयु के बारे में लिखा गया है कि अध्यापक या अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी की आयु उस कैलेंडर वर्ष की 1 जुलाई को, जिसमें यथास्थिति आयोग द्वारा रिक्तियां विज्ञापित की जाएं, संबंधित अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियमावली, राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होंगी। यानी कि आपकी आयु की गणना 1 जुलाई से मानी जाएगी। ठीक है, 1 जुलाई से आपकी आयु की गणना शुरू की जाएगी, जिस वर्ष वो विज्ञापन या रिक्तियां प्रकाशित होंगी या फिर निकाली जाएंगी। तो विज्ञापन में लिखा रहता है, साफ साफ आप देखेंगे कि आयु के भी लिखा रहता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक के विद्यार्थी या फिर परीक्षार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं आवेदन के रूप में। ठीक है, तो गणना कब से हो रही है? 1 जुलाई से हो रही है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। 1 जुलाई से आपकी गणना को माना जाएगा। उससे आप 21 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक जो भी है, मोटे तौर पर जहां तक मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की जो भी गणना है आयु को लेकर कि इतने वर्ष से लेकर इतने वर्ष तक के विद्यार्थी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लगभग उसी पैटर्न को ये भी जो आयोग है उसको फॉलो कर सकता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आगे बताया गया दूसरा पॉइंट में कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए। यानी कि जो भी आप देख रहे हैं कि कैटेगरी, आरक्षण का लाभ लेने वाली कैटेगरीज हैं, उनकी आयु का निर्धारण सरकार द्वारा जो भी निर्दिष्ट किया जाएगा या फिर पहले से बनाया गया है उसी को फॉलो किया जाएगा। आयोग अपने से इसमें कुछ संशोधन नहीं किया है, बल्कि सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट जो भी नियम है उसके आधार पर ही इसमें उसको लागू किया जाएगा। तो आयु को लेकर आप देख रहे हैं कि 1 जुलाई से गणना की जाएगी। ये सामान्य वर्ग की बात है और अन्य वर्ग के लिए भी है। लेकिन जब भी आरक्षण की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो भी विकलांग कैटेगरीज हैं, उनकी आयु सरकार द्वारा जो आयु निर्धारित की गई है अन्य परीक्षाओं में या फिर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में, उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आयु को ध्यान में रखिए। यहाँ पर अभी क्लियर नहीं किया गया कि कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष के परीक्षार्थी या फिर आवेदक इस फॉर्म को भरेंगे। जब विज्ञापन आएगा तभी ये बात क्लियर होगी। अभी बस गणना को बताया गया है कि 1 जुलाई से आपकी गणना की जाएगी। तो ये बात क्लियर हो गई। अब हम बात करते हैं कि अभ्यर्थियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं, आरक्षण अधियाचन इत्यादि किस तरीके के होंगे। तो बताया गया किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थियों की अर्हताएं तत्समय प्रवृत्त सुसंगत अधिनियमों, सेवा नियमावली, विश्वविद्यालय परिनियमावली के अनुसार होगी। प्राधिकृत अधिकारी भरे जाने वाले पदों के अधियाचन और आरक्षण पर विनिश्चय करेगा। यानी कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी या फिर आरक्षण का पालन कैसे किया जाएगा, जब वो विज्ञापन निकलेगा, जब पदों के लिए अधियाचन भेजा जाएगा, तब उसमें क्लियर किया जाएगा कि शैक्षणिक योग्यता क्या होगी या फिर कितनी सीटें निकलेंगी। अक्सर हमने देखा है कि शैक्षणिक योग्यता, अगर हिंदी की हम बात करें तो अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हैं तो आपके पास बीए और बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, आप 50%, 55% तक के नंबर होने चाहिए। हिंदी जैसे विषय को लेकर था कि आपका इंटर में संस्कृत होना चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें पहले विज्ञापनों में देखने को मिली थी, लेकिन हो सकता है कि अब क्योंकि ये नया आयोग बना है तो कुछ संशोधन करे, तो इसके लिए भी हमें विज्ञापन का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आपके
मन में नहीं आना चाहिए कि हिंदी के साथ संस्कृत रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि अभी तक का जो पैटर्न रहा है उसमें टीजीटी और पीजीटी के लिए, ठीक है, हिंदी के साथ संस्कृत विषय माना जाता रहा है। उत्तर प्रदेश में ये पहले से ही चर्चित रहा है, लेकिन हो सकता है कि बदलते हुए समय में कुछ यहाँ पर बदलाव देखने को मिले। अभी मैं किसी दावे के साथ नहीं कहूंगा, लेकिन उम्मीद कर सकता हूँ जिन भी विद्यार्थियों के हिंदी के साथ संस्कृत है उनको एकदम से निश्चिंत रहना है। जिन विद्यार्थियों के संस्कृत नहीं है वो चाहे तो राजर्षि टंडन संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से डिप्लोमा कोर्स या फिर डिस्टेंस कोर्स करके संस्कृत की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो ये चीज आप ध्यान में रख लीजिए। आगे है कि आपके चरित्र को कैसे डिफाइन किया जाएगा कि आपका चरित्र कैसा रहा है। यहाँ पर लिखा गया कि अध्यापक या अनुदेशक के किसी पद पर चयन के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होगा कि वह किसी शैक्षणिक संस्था में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। आयोग इस संबंध में अपना समाधान करेगा। टिप्पणी दी गई कि संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कहीं से किसी को दंडित कर दिया गया है, ठीक है, तो या फिर उसके पद से उसको हटा दिया गया है, खास तौर से चरित्र को ध्यान रखते हुए। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि चरित्र आपके जीवन का और सभी के जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब मैं पहली बार नौकरी में गया तो हमारे सीनियर्स जो नौकरी में पहले ही थे उन्होंने कहा कि अपना सीसी बचा के रखना, यानी कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट बचा के रखना, खास तौर से जो दुर्व्यवहार के दृष्टिकोण से है, दुष्कर्म के दृष्टिकोण से है, ठीक है, वित्तीय अनियमितता, ये दो महत्वपूर्ण है जिनमें कि आपके चरित्र पर सवाल उठाए जाते हैं। तो इनको आपको बचा के रखना है। आप अगर प्राइवेट में भी होंगे तो भी बचा के रखना है, सरकारी में अगर आप आ जाते हैं तो भी बचा के रखना है। अगर कैरेक्टर बचा रहेगा तो समझ जाइए कि आपका पूरा जीवन सेफ है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बताया गया कि कहीं से भी आपको अगर पदच्युत किया गया है, आपको हटाया गया है, खासतौर से चरित्र को ध्यान में रखते हुए, तो आप इसके लिए पात्र नहीं होंगे। तो ये प्रमाण पत्र अगर आपके पास रहेगा तब, अक्सर हमने देखा है कि लोग बोल देते हैं कि चरित्र अच्छा है, हम एक औपचारिक रूप में चरित्र प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, ठीक है, और बाकी तो व्यवहारिक में आपका क्या है वो तो आप खुद अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर आगे बताया गया कि नैतिक अक्षमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे। यानी कि आप पे कभी एफआईआर इत्यादि हुआ है या फिर कोई अपराध की बात की गई, आपने प्रयास भी किया है, तो भी आप नहीं पात्र होंगे, आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो ध्यान रखिए, अभी तो फॉर्म निकला नहीं है जब मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, या फिर भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही शुरू होगी। उसके बीच आप अपने चरित्र को जरूर ध्यान में रखिए। अगर आप कहीं कार्यरत हैं तो वित्तीय अनियमितता को ध्यान में रखिए कि न हो, या फिर महिलाओं के साथ कोई इस तरीके का पंगा न हो, उनको भी ध्यान में रखिए। बाकी आपके पड़ोसियों से भी आप सावधान रहिए, न जाने जैसे ही विज्ञापन आया है कुछ आए तो आपके ऊपर किसी तरीके का कोई अपराध वाली बात ना आ जाए। तो ध्यान रखने की बात है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग परीक्षाओं को पास कर लेते हैं, लेकिन कहीं एफआईआर चल रहा है तो कहीं मुकदमा चल रहा है तो कहीं कोई केस किया हुआ है, तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसलिए इस बेरोजगारी के दौर में कम से कम अपने से जरूर सतर्क रहिए। आगे बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि एक तो बेरोजगारी है, ऊपर से यहाँ पर विवाह को लेकर एक बड़ी बड़ी बात कही जा रही है कि वैवाहिक परिस्थिति क्या है। यहाँ पर लिखा गया कि किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों, या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होंगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से एक जीवित पत्नी हो। ये देखिए, इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। अक्सर हम इसको इग्नोर कर देते हैं, अपने प्रमाण पत्रों को हम जुटा कर रख लेते हैं, लेकिन इस पॉइंट को हम नहीं ध्यान में रखते हैं। कई बार आप सफल हो जाते हैं, लिखित परीक्षाओं में अच्छा नंबर लाते हैं, साक्षात्कार में अच्छा नंबर लाते हैं, लेकिन जब आपका वेरिफिकेशन होता है तब पता चलता है कि आपकी एक से अधिक पत्नी है, या फिर पत्नियों को लेकर विवाद चल रहा है, एक आपके साथ में है, एक आपके साथ केस लड़ रही है। तो ऐसे में क्या होगा कि आपको सिलेक्शन नहीं दिया जाएगा, आपकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जाएगा। तो ये सावधानी जरूर ध्यान में रखिए। और यहाँ पर बताया गया कि ऐसी महिला अभ्यर्थी भी पात्र नहीं होगी जिसके हस्बैंड
किसी एक और जीवित पत्नी के साथ रह रहे हैं। कुल मिलाकर इसमें जो मेल कैरेक्टर है उसका बड़ा रोल है। या तो अगर आप पुरुष हैं तो आपकी एक पत्नी काफी है, दो पत्नियां अगर रहती हैं तो फिर आप इसके लिए योग्य नहीं है। अगर आप फीमेल हैं तो आपके जो हस्बैंड हैं आपके अलावा और किसी पत्नी के साथ न रह रहे हैं। ये देखिए बड़ा ही यहाँ पर टेक्निकल पॉइंट है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो परीक्षा से पहले आप अपने संबंधों को भी मजबूत करके जाइए। जब आपके संबंध मजबूत रहेंगे तो निश्चित तौर पर आप परीक्षाओं में बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे। कई बार हमने देखा है कि स्त्री पुरुष के संबंध अच्छे न होने की वजह से भी परीक्षाओं में असर पड़ता है। तमाम विद्यार्थी मुझे फोन कॉल भी करते हैं कि बेरोजगारी के कारण मेरा जो दाम्पत्य जीवन है वो संकट में है, क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है ना। तो देखिए कहा जाता है कि जब संकट आता है तो चारों तरफ से आता है। इसमें आपको अपने को मजबूत करके आगे बढ़ना है, कई चीजों को संभालते हुए आगे बढ़ना है। कहा जाता है कि अच्छे दिनों में सभी साथी होते हैं और संकट के दिनों में कम लोग होते हैं जो कि आपके साथ में हो। तो आपने ढेर सारी चीजें देखी होंगी। मैं कुछ क्रिकेटरों का उदाहरण आप अपने दिमाग में ला सकते हैं। जैसे आईपीएल के मैच में कुछ क्रिकेटर थे जो कि खराब परफॉर्मेंस से गुजर रहे थे, तो उनका दाम्पत्य जीवन भी खराब हो गया था। लेकिन जैसे ही T20 वर्ल्ड कप जीते, सब तरफ उनकी वाहवाही होने लगी। तो ये मनुष्य का स्वभाव है। तो देखिए वैवाहिक परिस्थिति पे मैं क्यों जोर दे रहा हूँ, क्योंकि तमाम जिम्मेदारियों को अपनाते हुए आपने विवाह कर लिया और फिर परीक्षाओं की भी तैयारी कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप सरकारी नौकरी में जाएं, तो इसके लिए आपको संबंध मजबूत करके रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया कि परंतु यह कि राज्य सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है यदि उसका यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान है। अगर आपके पास बहुत तगड़ा प्रूफ है तो फिर आप योग्य हैं, ठीक है ना। दोनों चीजें बताई गई। पहले तो ये बताया गया कि भाई आप एक ही पर विश्वास कीजिए, एक से अधिक पत्नी मत रखिए, या फिर जो महिला अभ्यर्थी हैं उनके हस्बैंड एक से अधिक पत्नी न रखें, ये भी कंट्रोल करने की बात है। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि अगर कोई मजबूर है इस स्थिति में और उसके पास पर्याप्त आधार यानी साक्ष्य विद्यमान है तो इसका समाधान किया जा सकता है और उनको मौका दिया जा सकता है। एक चीज तो ये हो गई। अब हम बात करते हैं वैवाहिक स्थिति के बाद शारीरिक स्वस्थता को लेकर, क्योंकि शारीरिक स्वस्थता के आड़ में हमने देखा कि यूपीएससी जैसे ईश्वरीय संस्था में भी फर्जीवाड़ा हो रहा है। आप लोग समाचार पत्रों में भी देख रहे होंगे और कई आपके परिचित आसपास में भी इस तरीके के लोग होंगे जो कि यूज करते हैं। तो शारीरिक स्वस्थता को भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई कौन सर्टिफिकेट आपके पास प्रामाणिक रूप से है और कौन फर्जी है, इस चीज को ध्यान में रखना है। यहाँ पर लिखा गया कि यथास्थिति किसी अध्यापक या अनुदेशक के पद पर चयन के लिए कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो। आप तभी इस परीक्षा के लिए योग्य होंगे जब आप मानसिक रूप से और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होंगे। बताया गया कि और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त न हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षता पूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो, या आप मानसिक रूप से शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। आपको बताना पड़ेगा कि मैं इसके लिए दक्ष हूं और जो भी नियमावली है उसका मैं पालन कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आगे बताया गया कि किसी अभ्यर्थी की नियुक्ति के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के पूर्व आयोग द्वारा उससे यह अपेक्षा की जाएगी कि वह किसी सरकारी अस्पताल या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्गत स्वस्थता का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे। आप देखेंगे बड़ी से बड़ी परीक्षाओं में और छोटी से छोटी परीक्षाओं में भी एक मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है ना। आप कहीं भी जाएंगे, चाहे केंद्र की नौकरी में जाएं चाहे राज्य की नौकरी में जाएं, औपचारिकता के लिए एक मेडिकल जांच होती है और उसमें आपको ओके किया जाता है और फिर आप अपना सर्टिफिकेट जमा कर देते हैं। तो ये अभी तक औपचारिक रूप में निभाया जाता रहा है, लेकिन इसी औपचारिकता में लोगों ने इसका मिस यूज भी किया है, इस चीज को भी ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आपके पास सही प्रमाण पत्र है तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आपको कॉन्फिडेंस के साथ मैदान में उतरना है। तो ये तो आप समझ गए कि वैवाहिक स्थिति आपकी कैसी होनी चाहिए और शारीरिक स्वस्थता कैसी होनी चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कई बार ये मुश्किलें या फिर परेशानियां खड़ी कर देती हैं जब आप ध्यान नहीं देते, ठीक है।
आगे बात करते हैं, उससे भी बड़ा पॉइंट यहाँ पर है कि बालिका महिला संस्था में पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति का प्रतिषेध। आपने कई जगहों पर देखा हो कि राजकीय बालिका इंटर कॉलेज या फिर महिला इंटर कॉलेज, इस तरीके से इंटर कॉलेज हैं, तो क्या उसमें पुरुष अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्योंकि जब आप यूपी टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरते हैं या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का भी फॉर्म भरते हैं, तो उसमें पूछा जाता है कि आप केवल मेल में भरेंगे या फिर फीमेल में भरेंगे या फिर बोथ में भरेंगे। तो कई बार पुरुषों को लगता है कि भाई हम पुरुष हैं तो इसी में भरते हैं, क्या फालतू मिलेंगे। कई महिलाएं क्या है कि वो पुरुषों में भर देती हैं और अपने में भी भरती हैं, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि फॉर्म को भरते समय आपको बालिका और पुरुष कॉलेजों और इंटर कॉलेजों को ध्यान में रखना है कि किसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, किसमें नहीं कर सकते। यहां पर लिखा गया है, कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका या महिला संस्था में किसी अध्यापक अथवा अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। साफ साफ यहां पर बता दिया गया है कि जो पुरुष है वो किसी बालिका या महिला संस्था में अध्यापक या अनुदेशक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। पुरुष तो एकदम से पात्र नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि जो महिला है वो पुरुष इंटर कॉलेजों में, डिग्री कॉलेजों में जा सकती है। ये देखिए यहाँ पर चीज को बहुत ही बारीकी से ध्यान में रखना है। महिला तो जा सकती है इसमें, लेकिन पुरुष इसमें नहीं जा सकता है। ये किस तरीके की समानता है, आप इस समानता को ध्यान में रखिए। पुरुष नहीं जा सकता है, लेकिन महिला उस पुरुष में जा सकती है। ये इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिए। जितने भी महिला पात्र हैं वो ध्यान रखें कि वो दोनों में भर सकती हैं, लेकिन पुरुष जितने भी हमारे मित्र हैं, दोस्त हैं या फिर यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो ध्यान में रखें कि वो बालिका या महिला संस्था में जाने के लिए पात्र नहीं होंगे, उनकी नियुक्ति उसमें नहीं होगी। तो इसलिए खुश होने की जरूरत नहीं है। आप बीएचयू के महिला महाविद्यालय में ही पुरुष के तौर पर पढ़ा सकते हैं, लेकिन यूपी के किसी अन्य इंटर कॉलेज या डिग्री कॉलेज में नहीं पढ़ा सकते। तो महिला महाविद्यालय, जब हम लोग बीए के विद्यार्थी थे तो एमएमबी पर अपना विशेष दावा रखते थे। मैं नहीं रखता था, लेकिन हमारे कई क्लासमेट थे जो 24 घंटे उस चौराहे एक पहरेदार की तरह रहा करते थे। तो ये पुरानी चीजें थी, लेकिन एक चीज आपको ध्यान में रखना है, इस चीज को क्लियर कर लीजिए कि पुरुष अभ्यर्थी बालिका या महिला संस्था में नियुक्ति नहीं पा पाएंगे। अब तक का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट चयन की प्रक्रिया है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, इसी हिसाब से आपको तैयारी में जाना है। चयन की प्रक्रिया को लेकर आयोग ने क्या बताया हुआ है उसको हम ध्यान में रखते हैं। लिखा गया कि आयोग आवेदनों की समीक्षा करेगा और अध्यापक या अनुदेशक के पद के संबंध में लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि आपकी चयन प्रक्रिया किसे होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आगे बताया गया कि लिखित परीक्षा में 2 घंटे की कालावधि का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा। तो यानी कि 2 घंटे का एग्जाम होगा। एग्जाम कैसा होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, यानी कि एमसीक्यू पर आधारित होगा। अब ये एमसीक्यू पर आधारित होगा तो किस तरीके का होगा, यहां पर बताया गया कि लिखित परीक्षा 2 रूपों में होगी। पहला कि इसमें जीएस होगा, ठीक है, और दूसरा यहां पर बताया गया कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय पर आधारित होगा। यानी कि जीएस होगा और यहां पर बताया गया कि आपका विषय होगा, ठीक है। अभी तक यूपी टीजीटी पीजीटी में जो भी एग्जाम हुआ करते थे वो विषय केंद्रित हुआ करते थे, लेकिन इस बार जो नया आयोग बना है उसने बदलाव किया है। उसने बदलाव क्या किया कि जीएस के क्वेश्चन को भी उसमें डाल दिया है और आपका विषय भी होगा। आप याद कीजिए, अगर आपने यूपी जीआईसी का एग्जाम दिया होगा, यूपी जीडीसी का एग्जाम दिया होगा, तो इस प्रक्रिया को पहले से ही अपनाया जाता रहा। ये नई प्रक्रिया अशासकीय इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेजों के लिए, डिग्री कॉलेजों में भी पहले से ही था, ठीक है। तो इंटर कॉलेज के लिए नई व्यवस्था हो सकती है, तो इससे आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। ये मेहनत करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा कदम मैं मान रहा हूं, ठीक है। इसमें जीएस के क्वेश्चन रहेंगे और आपका विषय रहेगा। मान लीजिए आप यहाँ पर हिंदी लिख दिए, 2 घंटे का एग्जाम होगा, एमसीक्यू पर आधारित होगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि कितने कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी तक का जो हम यूपी जीआईसी जीडीसी की बात करें तो 30 प्रश्न होते थे जीएस के और
120 प्रश्न होते थे विषय के, तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न होते थे। लेकिन हो सकता है कि यूपी हायर एजुकेशन की तरह इस बार कर दिया जाए कि 30 और 70 यानी कि 100 नंबर का आपका टोटल लिखित एग्जाम होगा। ये सब मैं अनुमान से बता रहा हूं, यहां पर लिखा नहीं गया, बल्कि इतना बताया गया है कि इन परीक्षाओं के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। ठीक है, वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू पर आधारित होगा, सामान्य ज्ञान और संबंधित वैकल्पिक विषय के आधार पर लिखित परीक्षा कराई जाएगी। आगे जो पॉइंट लिखा गया है वो भी ध्यान देने वाली बात है। लिखा गया है कि लिखित परीक्षा के पूर्णांक का 90% अंक तथा 10% अंक साक्षात्कार के लिए होगा। ये बहुत ही अच्छा कदम रहा आयोग का कि जो आप लिखित एग्जाम देंगे, रिटेन एग्जाम का जो नंबर रहेगा वो 90% रहेगा और इंटरव्यू कितना रहेगा, वो मात्र 10% रहेगा। ठीक है ना, तो ये कदम अच्छा रहा कि 90% आपके रिटेन एग्जाम का जोड़ा जाएगा और सिर्फ 10% रहेगा। तो अगर आप लिखित परीक्षा में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अच्छा नंबर लाते हैं, तो फिर आपके ऊपर इंटरव्यू में कम दबाव रहेगा। 10% का इंटरव्यू है, तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जो भी आप लिखित एग्जाम देने जाएंगे उसमें 90% अंक आपका उससे जोड़ा जाएगा और 10% अंक आपका इंटरव्यू का होगा, यानी कि 90 और 10 का रेशियो यहाँ पर बनाया गया। तो लिखित का वेटेज बहुत ज्यादा है, यानी कि पारदर्शिता को ध्यान में रखा गया है। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि आयोग ने अपना उद्देश्य बनाया है या फिर इस आयोग का गठन क्यों करना पड़ा, वो कुछ 3-4 बातें उसमें लिखी गई हैं, अंत में मैं बताऊंगा। लेकिन अब आप ध्यान में रखिए कि चयन की प्रक्रिया कैसी होगी, लिखित परीक्षा के आधार पर होगी, 2 घंटे का एग्जाम होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें जीएस का भी प्रश्न होगा और विषय पर आधारित प्रश्न होंगे, यानी कि आपको थोड़ा सा और पहले से मेहनत करना पड़ेगा। पहले क्या होता था कि विषय को लेकर विद्यार्थी पूरा रट लेते थे और एग्जाम में जाते थे और कट ऑफ बहुत हाई जाती थी, लेकिन अब जीएस आएगा तो थोड़ा बहुत अंतर तो पड़ेगा। ठीक है, वो भी जीएस स्तर का ही होता है, यूपी लोक सेवा आयोग के स्तर का होता है, तो इस चीज को ध्यान में रखिए। आगे बताया गया कि जो रिटेन एग्जाम होगा 90% वेटेज उसका मिलेगा और 10% ही इंटरव्यू होगा, तो ये तो अच्छा कदम है। और आगे बताएगा कि जहां साक्षात्कार नहीं होगा वहां लिखित परीक्षा पूर्णांक का 100% अंक होगा। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई कि जहां इंटरव्यू नहीं है, ये सब विज्ञापन के बाद ही पता चलेगा कि किस परीक्षा में इंटरव्यू है और किस परीक्षा में नहीं है। जहां पर नहीं है वहां पर लिखित परीक्षा का ही पूर्णांक 100% आपके कट ऑफ निर्धारण में आधार बनाया जाएगा। आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूपी जीआईसी, यूपी जीडीसी का लगभग रिटेन एग्जाम मैंने 6 से 7 बार निकाला हुआ था, लेकिन इंटरव्यू में जाने के बाद सिर्फ चयन का आधार इंटरव्यू होता था, जहां पर मनमानी की जाती थी, तो कई विद्यार्थी मनमानी का शिकार हो जाते थे। ठीक है, रिटेन में रिटेन का नंबर जोड़ा ही नहीं जाता था। मुझे याद है कि कई परीक्षाओं में मैंने 150 में 135, 132 इस तरीके से नंबर लाकर भी फाइनल लिस्ट में चयनित नहीं हो पाया। तो प्रयास तो हमने बहुत किया, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि राम की तरह मुझे वनवास दिया गया है। मैं अपने पड़ोसी राज्यों में ही अपनी सेवा दे रहा हूं, वहां के लोगों को शैक्षणिक रूप से मजबूत करने का काम कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब ये नियम बदला है तो जिन भी विद्यार्थियों का लिखित एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, तो ये मानकर चलिए कि 100% उनका चयन होने वाला है। ठीक है, इंटरव्यू बहुत ज्यादा मायने नहीं रखेगा क्योंकि उसका वेटेज कम किया गया है। और दूसरी बात बताई गई कि जहां इंटरव्यू नहीं है वहां पर तो आपके लिखित एग्जाम को ही ध्यान में रखा जाएगा। और आपने देखा होगा कि पिछली बार टीजीटी से इंटरव्यू हटा दिया गया था, तो ढेर सारे विद्यार्थियों का चयन हो गया और आपके आसपास वो विद्यार्थी आपको मोटिवेशन करने के लिए या फिर तमाम वीडियोज के माध्यम से रोज आपको किस तरीके से परीक्षाओं की तैयारी करना है आप मोटिवेट करते रहते हैं। लेकिन जब तक आपके अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आएगा, इन सारी जानकारियों को आप नहीं ध्यान में रखेंगे, तब तक आप परीक्षा में सफल नहीं हो पाएंगे। मेरा तो मानना है कि सफलता का मंत्र सबका अपना होता है, सबका अलग अलग होता है। दूसरी की नकल करके आप बराबरी पर तो जा सकते हैं, लेकिन उससे बढ़त नहीं बना सकते हैं।
तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए कि सेल्फ मोटिवेट होने की कोशिश कीजिए। आप मोटिवेशन वाले वीडियो तो जरूर देखते हैं, क्षणिक आप उससे प्रभावित होते हैं, लेकिन फिर आपका दुख जस का तस रहता है, ठीक है ना। तो आपके दुख को अगर कम करना है, आपको मजबूत करना है, तो अपनी खुद की रणनीति बनानी पड़ेगी। तो ये बातें हैं, आप अपना समय देखिए कहां पर आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उसको सेट करना है, कैसे उसको खर्च करना है, आप अच्छे से जानते हैं। तो उम्मीद है कि चयन की प्रक्रिया को आप समझ लिए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे की, कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि आपका केंद्र कहां पर होगा। बताया गया कि लिखित परीक्षा के आयोजन के लिए यथासंभव जिला मुख्यालयों पर ही केंद्रों का निर्धारण किया जाएगा, ठीक है। आपका जो सेंटर होगा जिला मुख्यालय में होगा, यानी कि आप देख रहे हैं कि 75 जिले हैं, तो कोशिश की जाएगी कि जो ऐसे जिले हैं जहां पर परीक्षा कराई जा सके वहां पर सेंटर दिया जाएगा, मुख्यालय होगा। दूर दराज के सेंटर नहीं होंगे जिससे कि परीक्षा पर सवाल उठे। लिखित परीक्षा को क्वालिफाई कर लेते हैं, यानी कि उसको पास कर लेते हैं, इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। तो इंटरव्यू में 3 से 5 गुने लोगों को बुलाया जाएगा, 3 से लेकर 5 गुने लोगों को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। ये भी चीजें पहले से ही निर्धारित रही हैं, ठीक है ना, ये भी नई चीज नहीं है। तो 3 से 5 गुना लोगों को बुलाया जाएगा। इसके बाद आगे कुछ और महत्वपूर्ण है कि मान लीजिए आपका चयन हो गया और आपके नंबर सेम टू सेम है, तो कैसे उसका निर्धारण किया जाएगा कि कौन विद्यार्थी रैंक में ऊपर है और कौन विद्यार्थी रैंक में नीचे है। यहाँ पर बताया गया कि आयोग अध्याचन भेजने वाले प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष नियम 30 के उपनियम के अनुसार, ये सब आयोग के नियमों में बताया गया है, ठीक है ना। इसमें बताया गया यहाँ पर कि आपका नाम भेजा जाएगा और कैसे पैनल में शीर्ष पर कैसे कैसे कट ऑफ या फिर रैंकिंग को निर्धारित किया जाएगा। लिखा गया है कि वह अभ्यर्थी जिसका नाम पैनल में शीर्ष पर हो, उसके द्वारा दिए गए प्रथम अधिमानता की संस्था में उसका आवंटन होगा। जहां पर वो प्राथमिकता के आधार पर फॉर्म भरा रहेगा वहीं पर उसको आवंटित किया जाएगा। जहां किसी चयनित अभ्यर्थी को इस आधार पर उसके अधिमान की संस्थाएं आवंटित नहीं की जा सकती कि पैनल में उससे उच्चतर स्थान वाले अभ्यर्थी को पहले ही ऐसी संस्थाएं आवंटित की जा चुकी हैं और कि उनमें कोई रिक्त शेष नहीं है, तो प्राधिकृत अधिकारी उसको कोई भी संस्था जो वह उचित समझे आवंटित कर सकता है। यानी कि आप जहां चाहते थे वहां पर ऑलरेडी आपसे हायर रैंक वाला विद्यार्थी, परीक्षार्थी या आवेदक पहुंच चुका है, तो फिर प्राधिकारी आपसे सामंजस्य स्थापित करते हुए दूसरी जगह भी आपको भेज सकता है। अगला पॉइंट यहाँ पर है कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार को लेकर कुछ बातें यहाँ पर बताई गई हैं कि लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए विहित अंकों में से न्यूनतम 40% अंक दिया जाना अनिवार्य होगा तथा यथासंभव 90% तक अधिकतम अंक दिए जा सकते हैं। ये एक प्रावधान किया गया कि जो 10% आपका इंटरव्यू होगा, आपके लिखित एग्जाम का 10% यहाँ पर दिया गया है, तो बताया गया कि आपको कम से कम 40% अंक इंटरव्यू के दिए जाएंगे और अधिक से अधिक 90% अंक दिए जा सकते हैं। ये देखिए, ध्यान में रखिए, अक्सर कई जगहों पर हमने इंटरव्यू दिया है जहां पर ये सब निर्धारित नहीं था, तो मनमानी करते हुए जो भी पैनल है वो किसी को 1 नंबर, किसी को 2 नंबर दे देता था, कोई क्राइटेरिया नहीं था। 100 में किसी को देता था 20 नंबर, किसी को दे देता था 90 नंबर, किसी को 95 नंबर भी। और हरियाणा का तो एक मैं खबर पढ़ रहा था अखबार में कि 20 नंबर के इंटरव्यू में 22 नंबर दे दिया था। यानी कि कोई वहां पर इस तरीके से निर्धारण नहीं था कि कितने नंबर देने हैं, कितने नहीं देने हैं। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक अच्छी बात यहाँ पर और अपनाई है कि न्यूनतम अंक और अधिकतम अंक इंटरव्यू के लिए क्लियर कर दिया है। न्यूनतम अंक कितने होंगे? 40% और अधिकतम अंक 90%। मान लीजिए 10 नंबर का इंटरव्यू है तो 4 नंबर सभी को मिलेंगे, यानी आप उपस्थित हैं तो 4 नंबर मिल गए, और अधिकतम 9 नंबर आपको मिल सकते हैं। तो ये आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है। बाकी इंटरव्यू के परिणाम को लेकर या फिर इंटरव्यू में आपका मूल्यांकन कैसे होता है, बड़ा ही ये चिंतनीय विषय है, या फिर मैं कहूँ इसको कि विवादित विषय, कि आप किसी के व्यक्तित्व का मूल्यांकन 2 मिनट में, 5 मिनट में, 10 मिनट में कैसे कर सकते हैं। तो इसमें कई बार हमने देखा है कि भेदभाव भी हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जिस भी पैनल में आप बैठे रहेंगे वो पैनल
अपने निष्पक्षता को, पारदर्शिता को ध्यान में रखेगा। नहीं तो हमने तो कई जगहों पर देखा है, प्रिय विद्यार्थियों, हमने देखा है कि इंटरव्यू में दिखाया कुछ जाता है और परिणाम कुछ आता है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैंने लखनऊ विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में रिटेन एग्जाम में हाईएस्ट मार्क्स पाया हुआ था, 125 नंबर, और 125 नंबर 140 में थे। ठीक है, मेरा पहला नंबर था। लेकिन जब इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में पारदर्शिता के नाम पर इतना ढोंग हुआ कि अभी भी मैं कभी रात में सोता हूं तो नींद से जग जाता हूं। इतना भयानक और कष्टदायी वो इंटरव्यू रहा। पारदर्शिता के नाम पर पूरा छलावा था। लगा ही नहीं कि अगर इस पारदर्शी ढंग से इंटरव्यू हो रहा है तो भेदभाव भी हो सकता है। पहले रैंक के विद्यार्थी को, यानी पहला स्थान जो विद्यार्थी पाया हुआ है, उसका इसमें चयन नहीं होता है। सिर्फ चयन होता है इंटरव्यू के आधार पर। हमारा लिखित एग्जाम का यहाँ पर नंबर जोड़ा ही नहीं गया। जितने भी विद्यार्थी थे, 3 सीटों के लिए कुल मिलाकर 17 लोगों को बुलाया गया था। ठीक है, उसमें से 2 लोगों का चयन किया गया और एक सीट को एनएफएस कर दिया गया। मैं उस परीक्षा में शामिल था, उस इंटरव्यू में शामिल था, फिर भी एनएफएस कर दिया गया, क्योंकि ये इंटरव्यू बोर्ड और जो भी वहां का प्रशासनिक गठन है या फिर जो भी उसको हैंडल करने वाला है, उसने अपना मनमानी किया वहां पर। ठीक है, आपको विश्वास नहीं होगा, 125 के बाद सीधे जो नंबर था वो 120 नंबर था, यानी कि मैं 5 नंबर लीड कर रहा था। लेकिन मैं ईमानदारी से गया था इंटरव्यू देने, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर विश्वास करते हुए गया और पूरा दिखाया भी गया। पूरा रिकॉर्डिंग हुई, प्रेजेंटेशन हुआ, अच्छे से बातचीत भी की गई, सब चीज की गई। और मैंने शायद पहला ऐसा इंटरव्यू दिया था जहां पर रिसर्च स्कॉलर बैठे हुए थे। और ये बताते हुए अच्छा लग रहा है कि हमारे चैनल से जुड़े हुए कई विद्यार्थी इसमें बैठे थे। जब मैं अपना प्रेजेंटेशन देना शुरू किया तो हमारे कई विद्यार्थी मुझे मैसेज करने लगे, कमेंट करने लगे कि सर आप लखनऊ विश्वविद्यालय में इंटरव्यू देने आए हैं क्या? तो मैंने बोला कि जी बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि मैं भी उसमें बैठा हूँ। तो देखिए ये पहुंच वहां तक है, लेकिन मुझे इस चीज की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। बाद में बच्चों ने बताया। तो खैर ये तो काम करने की वजह से हमारा परिचय हुआ, लेकिन लखनऊ विश्वविद्यालय को मेरी जरूरत नहीं महसूस हुई। उसने क्या किया कि 17 में से 17 नंबर में जो 15वें नंबर पर विद्यार्थी था उसका सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन पहले नंबर का सिलेक्शन नहीं किया। तो देखिए यहां पर जो मैं बातें कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि जब 100% इंटरव्यू आधारित होता है तो भेदभाव की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं। अगर लिखित एग्जाम होता तो आज मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर होता। लेकिन क्योंकि ये सिलेक्शन इंटरव्यू बेस पर था, तो इंटरव्यू में कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया, मेरा इंटरव्यू बहुत खराब गया। क्योंकि इंटरव्यू में जो भी बोर्ड होता है वो कई बार लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाता है, कई बार कॉन्फिडेंस लूज भी कर देता है। तो खैर मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते लगभग 8 वर्ष हो गए। अब मैं आगे और अपनी राह को देख रहा हूं और अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी चीजें संतुलित होती हैं, आपके मेहनत का और प्लस कृपा का, दोनों का जब योग होता है तो आप सफलता की तरफ जाते हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी मेहनत का नंबर जोड़ा ही नहीं जा रहा है, केवल कृपा पर है। तो कृपा तो कुछ ही लोगों पर बरसेगी। कृपा हो सकता है कि आखिरी स्थान वाले पर बरस जाए, पहले स्थान वाले पर न बरसे। तो ये सारी चीजें हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि दुख किसके जीवन में नहीं है। कई जगहों पर आप लोगों के दुखों को सुनते हैं तो लगता है कि सबसे ज्यादा संघर्ष इसी ने किया है। दुख जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं सभी के साथ मौजूद है, लेकिन सबका दुख अलग अलग है। आगे ने तो कह भी दिया कि दुख सबको मांझता है और मांझने के बाद परिपक्व बनाता है। तो जो लोग चयन बोर्ड में हैं, जो लोग कृपा दूसरे पर दे रहे हैं, हो सकता है कि उनके भी बच्चे दूसरी जगह कृपा पर आश्रित हों, उनके साथ भी भेदभाव हो, उनको इस चीज का आभास नहीं होता है। जब भी व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसको नहीं लगता है कि मैं गलती कर रहा हूं, बाद में उसका भुगतान होता है। और सबसे अच्छा मूल्यांकन तो ऊपर वाला कर रहा है। ऊपर जो असीम शक्ति है वो धनी से धनी और गरीब से गरीब व्यक्तियों के लिए एक ही दरवाजा खुला हुआ है, उसी दरवाजे से सबको बाहर निकलना है। तो ये कुछ चीजें थी जिनको कि हमने इस नियमावली के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग ने खासतौर से लिखित और इंटरव्यू के नंबर में अच्छा समायोजन किया हुआ है, अच्छा संतुलन किया है।
इससे वो विद्यार्थी जिनके की गॉड फादर नहीं है उनको लाभ मिलेगा। ये चीज आप ध्यान में रखिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी, उम्मीद है कि जो मोटे तौर पर बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो हमने बता दिया है कि आपकी आयु का निर्धारण कब से किया जाएगा, शैक्षिक अर्हता क्या हो सकती है, चरित्र को कैसे आपको ध्यान में रखना है, वैवाहिक शारीरिक स्थिति, पुरुष अभ्यर्थी केवल पुरुष वाले में ही रहेंगे, इधर उधर नहीं जा सकते हैं, चयन प्रक्रिया, लिखित एग्जाम होगा, लिखित एग्जाम का 90% मार्क्स आपके हाथ में है, 10% इंटरव्यू होगा उसका, ठीक है। फिर आपके चयन सूची का आवंटन किस तरीके से होगा, आपको कहाँ भेजा जाएगा, और साक्षात्कार में मैंने बताया कि न्यूनतम 40% और अधिकतम 90% मार्क्स आपको दिए जा सकते हैं। तो कम से कम आप अगर रिटन एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस किए रहेंगे तो इंटरव्यू उतना मायने नहीं रखेगा। जब आपका लिखित अच्छा रहेगा तो जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, और जब इंटरव्यू की बारी आएगी तो तमाम अनुभवों के साथ मैं आप सभी के सामने हाजिर भी होऊंगा, आपको बताऊंगा भी कि आप अधिकतम 9 नंबर ना पाए तो कम से कम 7 नंबर 8 नंबर तो पा जाएं, ठीक है ना। इतना तो गुरु मंत्र दे ही सकता हूं। बाकी उन साक्षात्कार पैनल में बैठे जो हमारे भविष्य निर्माता हैं उनके हाथों में भी है। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे इंटरव्यू लेने वाले जो एक्सपर्ट होते हैं वो अपने बच्चों से ही परेशान है। वो तमाम बच्चों का भविष्य निर्धारण करते हैं, लेकिन उनके बच्चे ही इधर उधर भटकते हुए नजर आते हैं। तो फिर कोई डिग्री कॉलेज खोल लेता है, कोई कई बिजनेस शुरू कर देता है, कोई कुछ करता है, कोई अपने उस एक्सपर्ट पिताजी के नाम पर लोगों से कनेक्शन बनाना शुरू करता है कि मैं तुमको यहाँ लगवा दूंगा, मैं तुमको वहां लगवा दूंगा। ये सारी चीजें देखिए, आखिर में मैं बताऊंगा आपको कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का क्या उद्देश्य है। मैंने शुरू में लिखा था इसलिए मैं भूल गया। यहाँ पर लिखा है कि चयन की गुणवत्ता, आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी यहाँ पर, फिर भी आयोग जो है अच्छा किया हुआ है कि 90% लिखित एग्जाम और 10% इंटरव्यू, इससे मैं काफी खुश हूं। चयन की गुणवत्ता, निष्पक्षता और पारदर्शिता, ये सब लिखा हुआ पढ़ने में ही अच्छा लगता है, सुनिश्चित करते हुए योग्य एवं सक्षम अध्यापकों प्रशिक्षकों का चयन करने और मार्गदर्शी सिद्धांतों का सुस्पष्ट समुच्चय जो आयोग द्वारा अपने कानूनी बाध्यताओं का निर्वहन करने के लिए अपनाए जाने वाले प्रविषय शक्तियों, कृत्यों और प्रक्रियाओं का वर्णन करता है, को स्थापित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती है। तो ये चयन आयोग क्यों स्थापित किया गया आप जान गए, गुणवत्ता को बरकरार रखने के लिए, निष्पक्षता और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए, एक सक्षम शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करने के लिए ये बनाया गया। उम्मीद है कि ये अपनी बातों पर खरा उतरेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, तमाम अनुभवों को मैंने शेयर किया, इस नियमावली के बारे में विस्तार से बताया, और मैं यही उम्मीद करता हूं कि आखिर तक आप लोगों ने साथ दिया होगा। आगे हम इसी तरीके से आपका मनोबल बढ़ाते रहेंगे। मनोबल बढ़ाने के लिए हम सॉलिड तरीके को अपनाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो से आपका मोटिवेशन नहीं हुआ होगा, आप मोटिवेट नहीं हुए होंगे। जब चीजों को आप जानेंगे तभी तो आपका लक्ष्य क्लियर होगा, आप जाएंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।